अब भाई क्या है, हमारे देश में के संविधान में एक आर्टिकल है, वो कौन सा, अनुच्छेद 21। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें ये तय नहीं है कि ये है क्या। नाम तो उसका क्या है, जीवन का अधिकार। उसके पहले मेनका गांधीवाद के पहले हम उसको बोलते थे कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। मेनका गांधीवाद के बाद हमने उसको क्या बोलना चालू कर दिया, ये जीवन का अधिकार है। लेकिन जीवन के अधिकार की परिभाषा क्या होगी, ये आज तक तय नहीं हो पाई। हम उस परिभाषा में लगातार क्या दे रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। और इस विस्तार देने वाली परिभाषा का एक हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से। एक हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से। जैसे उदाहरण के लिए बात कर ले कि अनुच्छेद 21 में ये लिखा हुआ है कि स्वच्छ जल प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है, स्वच्छ वायु प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है, स्वच्छ भोजन प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है। अब ये स्वच्छ स्वच्छ जो बात 50 बार दिया लिख दिया गया वहां पे, इसको कौन इंश्योर करेगा। हर चीज के लिए आप दरवाजा नहीं खटखटा सकते सुप्रीम कोर्ट का। उसके लिए लोकल लेवल पे हमारे स्तर पे कोई काम करने वाली बॉडी हो। तो कांग्रेस सरकार द्वारा 2010 में क्या किया गया, एक नई बॉडी स्थापित कर दी गई जो सोलली किसके लिए काम करती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, उसमें उभरने वाली समस्याओं का निराकरण करती है। वो क्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से स्थापित नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, इसी ये जो प्राधिकरण शब्द है ना, इस प्राधिकरण शब्द को ही क्या कहा जाता है, न्यायाधिकरण कहा जाता है। कई जगह अधिकरण भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। कई जगह अधिकरण लिखा होता है, कई जगह न्यायाधिकरण लिखा होता है, कई जगह प्राधिकरण लिखा होता है। तो ये सब लगभग सभी एक ही बातें होती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एनजीटी को लेकर के। ठीक है, कुछ बातें। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में लाए गए अधिनियम के माध्यम से की गई। यह क्या है कि विशेष पर्यावरण अदालत है। विशेष पर्यावरण अदालत है मतलब, तो एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए ही काम कर रही होगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत एक विशेष एकीकृत, यहां पे गलत शब्द लिखा हुआ है, इसको एकीकृत कर लेना, एकीकृत पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला विकासशील देश, एशिया का पहला देश, एशिया का पहला देश, दुनिया का पहला विकासशील देश और दुनिया में तीसरा देश। क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये काम कर चुके हैं। क्या क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पश्चात दुनिया में तीसरा देश, पहला विकासशील देश। पहला विकासशील क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विकसित देश हैं, तो पहला विकासशील देश। और एशिया का भी क्या हो गया, पहला देश। ये एनजीटी का क्या है, लोगो है। दो बातें लोगों से बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं। एक, ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये न्याय की बात करता है, तराजू और बुढ़िया लगी रहती है ना, बुढ़िया पट्टी बांध के। कितना अच्छी बात है, मतलब जहां से न्याय मिलना था उसी की आंख में पट्टी बांध दी है। पट्टी उसकी आंख में बांधनी नहीं चाहिए थी, अब उसको दिखाई देता नहीं है, तो वहां से सिर्फ क्या होता है, अन्याय। दूसरी बात, न्याय किसके साथ करना है आपको, पर्यावरण के साथ। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग की प्रोसेस बताई गई यहां पर। तो ये क्या है आपका न्यायाधिकरण। अब हम बात करते हैं न्यायाधिकरण के संबंध में कुछ बेसिक बातें। एक मिनट रुक जाना, ठीक है, मुझे एक चीज बतानी हो, चीज आगे इसमें जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई देख लेता हूं मैं। यहाँ पे एक चीज लिख लो, है ना। यहाँ पे एक चीज लिख लो, हमारे संविधान, यदि मैं आपसे कहूं कि न्यायाधिकरण क्या है, ये एनजीटी क्या है, एक वैधानिक निकाय है, पर क्या इसका संविधान में कहीं उल्लेख है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कहीं नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं उल्लेख है। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे किसकी, कैट और सेट की। कल हमने क्या चर्चा की थी, कैट और सेट की, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में दो अनुच्छेद जोड़े गए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 323 ए जोड़ा गया। दूसरा कौन सा जोड़ा गया, 323 बी। कल इसकी आधे पोर्शन की हमने चर्चा कर ली थी।
323 ए क्या क्या बात करता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की बात करता है या अधिकरणों की बात करता है? किस चीज की बात करता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अधिकरण की बात करता है, जैसे कैट, जैसे सेट। लेकिन भाई प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अतिरिक्त हमारे देश में ढेर सारे अधिकरण चल रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आयकर अधिकरण। देश का सबसे पुराना अधिकरण या न्यायाधिकरण कौन सा है? आयकर न्यायाधिकरण 1941 में स्थापित किया गया था। एनजीटी वगैरह 2010 में आते हैं, कैट 1985 में आता है। लेकिन देश का सबसे पुराना न्यायाधिकरण कौन सा है? 1941 का स्थापित आयकर न्यायाधिकरण हो गया। ऐसे ही क्या हो गया आपका एनजीटी एक न्यायाधिकरण है, ये हो गया। ऐसे ही क्या हो जाता है, कुछ बाल अधिकरण न्यायाधिकरण हो गए या अन्य अन्य फील्ड से रिलेटेड न्यायाधिकरण हो गए। तो वो सब कहां आएंगे? संविधान में। तो उन सब की चर्चा संविधान में कहां की गई है? 322 में की गई है। क्यों? क्योंकि 322 की भाषा क्या है? 322 की भाषा लिखी हुई है, सॉरी 323 बी की भाषा क्या है? 323 बी की भाषा लिखी हुई है कि ऐसे सभी न्यायाधिकरण जो 323 ए का हिस्सा नहीं है, वो सब किस में आएंगे? 323 बी में आएंगे। और 323 ए का हिस्सा क्या है? वो पहले से स्पष्ट है कि 323 ए में सिर्फ प्रशासनिक न्यायाधिकरण आएंगे। तो कल को आपको प्रश्न आता है कि एनजीटी का वर्णन संविधान में कहां पे देखने को मिल सकता है? मूल रूप से एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिबिंब तो मिलेगा। तो 323 बी में मिलेगा और 21 में तो मिलेगा ही भाई, 21 में तो मिलेगा ही, उसमें तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी बात लिख लिया आपने। अब आ जाओ, अधिकरण की प्रधान पीठ या जो हेड ऑफिस है, अधिकरण का जो हेड ऑफिस है वो कहां मिलेगा हमको? नई दिल्ली में। लेकिन इसकी बहुत सारी क्या है, रीजनल सीट्स है। और रीजनल सीट्स कहां कहां मिलेंगी? तो एक तो प्रोमिनेंट सीट हमारी कहां मिलेगी? हमारे अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दूसरा, इसके अलावा पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, पूना, कलकत्ता और मद्रास। पूना, कलकत्ता और मद्रास, तीन जगह इसकी क्या मिलेंगी? रीजनल सीट्स मिलेंगी। और प्रिंसिपल सीट कहां मिलेगी? नई दिल्ली में। इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कौन होता है भाई? तो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। एकदम स्पष्ट ध्यान रखना है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ जज साहब की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुख्य जज साहब की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अथवा कहां का सेवानिवृत्त न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का, अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो भाई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, तो हाई कोर्ट का तो क्या होना चाहिए? चीफ जस्टिस होना चाहिए, कोई सेवानिवृत्त वाला, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना चाहिए, वही पुराना सेवानिवृत्त वाला, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो हम उसको क्या कर देंगे? पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर देंगे। इसके अलावा यहां कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं, कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कुछ क्या होते हैं? न्यायिक सदस्य, और कुछ विशेषज्ञ सदस्य। विशेषज्ञता किस क्षेत्र की? पर्यावरण संरक्षण की। विशेषज्ञता किस क्षेत्र की? पर्यावरण संरक्षण की। एक बात, न्यायिक और जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे उनकी न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10। मैक्सिमम सदस्यता कितनी हो सकती है? 20। तो आपसे संरचना पूछी जाएगी, तो संरचना क्या भाई? 1, एक अध्यक्ष हो गया, इसके अलावा सदस्य 10 से लेकर के 20। 10 से 20 में दोनों प्रकार के सदस्य शामिल हैं, न्यायिक और कौन सा, गैर न्यायिक वाले, विशेषज्ञ वाले, है ना, विशेषज्ञ पर्यावरण के क्षेत्र का। अब ये कुछ बातें एकदम लिखी हुई हैं। स्वरूप क्या है? सांविधिक है, क्योंकि अधिनियम 2010 से स्थापित कर दिया गया। 2010 के तहत गठन किया गया। गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010 को गठन किया गया था। संबंध किससे है? 21 और 3, अच्छा 323 बी यहां पे लिखा हुआ था, ठीक है, मैं ढूंढ रहा था कहां लिखा हुआ है। 323 बी यहां पे लिखा हुआ है, जो पीछे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कैसे स्थापित होता है। 323 बी से आएगा। पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। 3 ही अध्यक्ष हुए आज तक। एक पहला कौन होगा? लोकेश्वर सिंह पंटा। वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति हो गया, कौन है? स्वतंत्र कुमार, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, ठीक है। देखेंगे अभी अध्यक्षों की सूची। इसका दर्जा क्या होता है? हाई कोर्ट के समान होता है। इसका मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट के समान। तो इसका मतलब इस बात से एक बात क्लियर हो गई कि यदि आपको एनजीटी का फैसला पसंद नहीं आया तो इसके खिलाफ आप सिर्फ कहां अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? हाई कोर्ट है। इसका दर्जा ऑलरेडी हाई कोर्ट के समान है। तो इसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील क्यों करोगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाई कोर्ट के समान है ना शक्ति में।
तो इसके फैसले के खिलाफ आप सिर्फ और सिर्फ कहां अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मुख्यालय कहां, प्रिंसिपल सीट नई दिल्ली में, दिल्ली, पूना, कलकत्ता और चेन्नई में, सॉरी, भोपाल, पूना, कलकत्ता और चेन्नई में क्या है इसके रीजनल सीट से, वो हमने पीछे देख लिया था। अब दूसरी बात कि यहां पे जो भी मामला आता है उस मामले का समाधान कितने दिन में होना चाहिए? तो उस मामले का समाधान 6 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। पीछे हमने कहीं देखा हुआ था कि कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, वो 90 दिन, उसको देखें कहीं पे आगे, है ना। तो अभी के लिए सिंपल से क्या याद रखना है कि हाई इसके समक्ष जो भी मामला आएगा उस मामले को रजिस्टर होने की तिथि से आने वाले 6 माह के अंदर क्या करना है? ठीक है, बिल्कुल अपना एमपी, है ना। नाम सही कर लो यार। बताओ, नाम लिखना पड़ रहा है आपको। आप सीधे अपना एमपी को जाके बदलो, है ना, तो सीधे पता चल जाएगा कि आप भी बैठे हुए हो। ठीक है, चलो बढ़िया। तो 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा? मामले को निपटाना पड़ेगा। अब देखते हैं उद्देश्य। अगेन आपको उद्देश्य करने की याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो प्री के नजरिए से महत्व नहीं है। दूसरी बात, आपको उद्देश्य याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आता है उद्देश्य ना। भाई किसके लिए बनाया गया है? ग्रीन है, पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण के संबंध में उसके संरक्षण, उसके संवर्धन, उसके विकास को लेकर के जो भी काम होगा, उसके संबंध में जो भी न्यायिक निर्णय लेना होगा, वो सब कौन करेगा? एनजीटी करेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आपको सिंपल सा केस बताता हूं। 2000 शायद 15-16 का केस था ये, है ना। यमुना के किनारे दिल्ली में ये क्या नाम इनका, आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने क्या किया? कोई कार्यक्रम किया। अब आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने कोई कार्यक्रम किया, 3-4 दिन कार्यक्रम चला और एक दिन खाना खिला दिए, भंडारा। हमारे देश का भुखमंगी पीड़ी जनता जो बैठी हुई है खाना खाने के लिए, खाना खा के और पत्तल वहीं फेंक के आ गई। सामने वाले ने पत्तल भी नहीं समेटा। इसकी शिकायत कहां हो गई? एनजीटी में। एनजीटी ने फाइन लगा दिया, 5 करोड़ वगैरह कुछ था, 5 करोड़ है 5 लाख एग्जैक्टली याद नहीं है ना, जो भी था। तो भाई पॉइंट क्लियर हो गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए। अभी किसी बच्चे ने एक दिन बोल दिया कि भाई दिल्ली में जो वो है वाहन चलते हैं उनसे मेरी पढ़ाई नहीं होती है। इसका मतलब अनुच्छेद 21 का उसका उल्लंघन हो रहा है। 21 का भी 21 है, कभी मोटा मोटा 21 का भी उल्लंघन हो, क्योंकि जीवन का अधिकार है। तो उन्होंने बोला कि यार अपन क्या करेंगे, गाड़ियों में क्या करते हैं, 15 साल पुराने वाले जो वाहन उनको क्या करेंगे, बैन लगाएंगे। तो ये आदेश आ गया, तो भाई सरकार भी क्या करती है, अब 15 साल पुराने वाहन बंद करने के लिए आदेश लेकर के आती है। ठीक है, कैसे सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं दोनों लोग, देखो, है ना। हम बात करते हैं संरचना की। भाई पीछे बात कर तो ली ना, दोबारा क्यों बात करनी है? एक अध्यक्ष होता है, 10 से लेकर के 20 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष कैसा होगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? रिटायर्ड जज होगा, अथवा हाई कोर्ट का क्या होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। एक बात अध्यक्ष में तय थी। दूसरी बात, सदस्य होंगे। सदस्य में 2 प्रकार के सदस्य होंगे, न्यायिक सदस्य होगा और एक क्या होगा? विशेषज्ञ होगा, आधे आधे, है ना। तो ये जो न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ हैं, ये दोनों मिलाकर के कितने होंगे? 10 से लेकर के 20 तक होंगे। और ये सभी के सभी लोग जितने होते हैं पूरे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 21 लोग हो सकते हैं। 20 यदि पूरे के पूरे आपने भर लिए तो 20 ये हो गए, और एक ये हो गया। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 11 लोग हो सकते हैं। तो ये जो 21 या 11 जो भी लोग होंगे, ये सभी के सभी लोग किस प्रकृति के होंगे? पूर्णकालिक प्रकृति के होंगे। ठीक है, फुल टाइम अपॉइंटमेंट होता है उनका। अब हम बात करते हैं कार्यकाल और मुक्ति की। इन लोगों का कार्यकाल मात्र कितना होता है? 5 साल का होता है, और पुनर्नियुक्ति पद पर नहीं होती है। पद पर किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, और अन्यत्र नियोजन का पात्र भी नहीं होगा वो। ये बात, इस बात को अच्छे से याद रखना है। अच्छे से याद रखने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये हर जगह लागू नहीं हो रही होती है ना, कुछ ही जगह पे निकल करके आता है। तो पुनः नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, अन्यत्र नियोजन भी नहीं होगा, मतलब कहीं और नौकरी नहीं कर सकते हो यहां से रिटायर होने के पश्चात। भाई नौकरी करने की आवश्यकता क्यों है? आएगा पैसा, पेंशन, ठीक है, दिक्कत ही नहीं है। यहां पे तो पटवारी की जितनी सैलरी मिलती है उससे डबल गुना तो इनको क्या मिलता है? पेंशन मिलती है। नहीं सॉरी, डबल से ज्यादा ही होगी पेंशन, है ना। तो डबल से तो ज्यादा ही इनकी पेंशन होती है। फिर आता है नियुक्ति, है ना। नियुक्ति कैसे होगी भाई? तो अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति करेगा कौन? केंद्र सरकार करेगी। लेकिन क्या केंद्र सरकार स्वतंत्र है नियुक्ति को लेकर के? बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार सीजेआई के अनुशंसा पर ही नियुक्ति करेगी। ठीक है, क्यों? अब अगेन कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आना है भाई सीजेआई के अनुशंसा पर क्यों? क्योंकि हमने पीछे पहली स्लाइड में देख लिया था कि इसका दर्जा हाईकोर्ट के समान है।
तो अब हाई कोर्ट के समान दर्जा देकर के आप क्या कर रहे हैं, एक न्यायिक अधिकरण बना रहे हैं, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का से तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श के पश्चात, सलाह के पश्चात। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। अब टोटल आप कितने सदस्य अपॉइंट कर सकते थे, मैक्सिमम 20, मिनिमम 10, तो 10 से 20 जो सदस्य अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए क्या कर देंगे, हम एक चयन समिति बना देंगे। चयन समिति जिन नामों को क्या करेगी, अनुशंसित करेगी, सुझाएगी, उनसे क्या कर लेंगे, हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे। वेतन भत्ते, वही पुरानी वाली कहानी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण किया जाएगा, केंद्र सरकार वेतन भत्ते दे लेगी, संचित निधि से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कानून से बना हुआ है और कोई अलाभकारी परिवर्तन होगा नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, महत्व तो क्या है भाई, एनजीटी का महत्व, जो एनजीटी का कार्य था ना, वही क्या था, महत्व था। लेकिन एक दो विशेष महत्व बहुत ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता है, ये मेंस के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में लगभग वर्तमान परिस्थितियों में 2.5 लाख मामले क्या है, पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलाकर के लगभग 5 से 6 लाख मामले पेंडिंग है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निचले न्यायालयों को मिला करके इतने मामले पेंडिंग हैं कि आने वाले 250 साल कम पड़ जाएंगे उनको सॉल्व करने के लिए, जिस गति से आज मामले सॉल्व किए जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, लगातार बर्डन कम करना है। इसके लिए सरकार क्या करती है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हमेशा लेकर के आती है। जैसे उदाहरण के लिए भाई, आपको राजस्व संबंधी मामले थे तो उसके लिए एक अलग से राजस्व न्यायालय, ग्राम संबंधी वे छोटे छोटे मामले आते, ग्राम न्यायालय लेकर के आ गए। परिवार में संपत्ति को छुट्टा छेड़ा को लेकर के मामला चल रहा है तो उसके लिए फैमिली कोर्ट स्थापित कर दी। तो हर प्रकार से क्या किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। वैसे ही यदि पर्यावरण संबंधित मामला आता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना, हाई कोर्ट क्यों जाना भाई, ये व्यवस्था बना दी हमने, आप यहां पे आ जाइए। इससे क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, सामान्य अदालतों की तुलना में एनजीटी पर्यावरण संबंधी विवादों मामलों में न्याय हासिल करने का कम औपचारिक और सस्ता माध्यम है। एक तो क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे भयंकर पैसा लगता है, यहाँ पे इस प्रकार की कोई नहीं है। दूसरा, वैकल्पिक विवाद समाधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हट करके एक अलग विकल्प मिल रहा है आपको। ठीक है, जो ज्यादा क्या है, फास्ट है, ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से सुनवाई होती है। तो इन सब चीजों को लेकर क्या कर दिया गया, एनजीटी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, शक्तियां क्या होती भाई, तो एक बात तो आपने देख ली भाई कि यहां पे जो भी मामला आएगा उस मामले की निपटारण कब, कितने दिन में होगा, 6 महीने में। ठीक है, उसका निपटारा 6 महीने में किया जाएगा। ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, दूसरा, एनजीटी सभी प्रकार के दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है, जिसमें पर्यावरण संबंधी मामलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसमें पर्यावरण संबंधी किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन भी शामिल है। अब ये पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकारों में सीमा है, पर्यावरण से संबंधित सभी अधिकारों के तहत, सभी कानूनों के तहत सुनवाई नहीं कर सकता। लिमिटेड 7 कानून हैं, उन्हीं के तहत सुनवाई होगी। उन 7 कानूनों की हम लिस्ट अभी देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पर्यावरण के संबंध में 50 कानून बने हुए हैं, हाँ 50 बने हुए, ढेर सारे बने हैं, लेकिन सभी के तहत उसको शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ये कानूनी अधिकार का प्रवर्तन तो करेगा पर्यावरण के संबंध में जो कानून बने हुए हैं, लेकिन लिमिटेड कानूनों के तहत इसको क्या है, शक्ति प्राप्त है। लेकिन वो लिमिटेड कानून की भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो 7 कानून है उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है वैसे। क्योंकि एनजीटी अदालतों के एक वैधानिक निर्णायक निकाय है, इसलिए पर्यावरणीय मामलों में इसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। 2 बातें यहां से फिर स्पष्ट हो गई कि यदि कल को पर्यावरण संबंधी कोई मामला आता है तो मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह होता है कि आप सीधे सामने वाले के पास चले जाइए। मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि आपको कहीं बीच के निचले अदालतों में धक्का खाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कहां चले जाएंगे, इनके पास जा सकते हैं यदि पर्यावरणीय संबंधी मामला आता है। दूसरा, आपको सीधे जाने की आवश्यकता में मजा नहीं आ रहा तो आपने क्या किया, पहले लोअर कोर्ट में मामला दर्ज करवाया अपना, और फिर लोअर कोर्ट से आपने अपील के माध्यम से कहां चले गए, एनजीटी में चले गए। तो दोनों तरीके आपके पास उपलब्ध हैं, मूल क्षेत्राधिकार का भी और अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी। ठीक है, हाँ वही लाइन एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अभी हमने देख लिया भाई कि इनके पास क्या होता है, दीवानी शक्तियां होती हैं। तो दीवानी मामलों संबंधित जो शक्ति निकल करके आती है वो कहां से निकल करके आती है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से निकल करके आती है। तो इसमें बार बार आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अधिकांशतः आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये जो 1908 के तहत जो प्रक्रिया निकल करके आती है, ये इस पे किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाती है या बंधन नहीं लगाती है, अर्थात यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये क्या होता है भाई, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, अरे भाई जो न्याय प्रकृति से मिला हुआ है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ना, इसमें परेशान होने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे कुछ बातें और लिखी हुई हैं।
दो बातें यहाँ पे इस पेज में वापस से लिखी हुई हैं। एक कौन सी बात आपकी मूल क्षेत्राधिकार वाली, दूसरी बात कौन सी आ जाती है, दूसरी बात आ जाती है अपीली क्षेत्राधिकार वाली, ठीक है, ये लिखा हुआ है। दूसरा, इसके अलावा वह सुमोटो रूप से भी काम कर सकता है, स्वतः संज्ञान लेकर के, स्वतः संज्ञान रूप के रूप में भी क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि वही वाला केस हो गया हमारा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है ना, दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। कौन सा वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, जो बार बार हर साल खबर आती है ठंडी के मौसम में, है ना। अब उसकी बार बार खबरें आती, तो एनजीटी उस स्थिति में क्या करेगा, सुमोटो रूप से या स्वतः संज्ञान लेकर के दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को आदेश जारी करेगा, भाई आप कुछ काम करिए इसको लेकर के। नहीं काम करेंगे तो उन पे क्या कर देगा, वो फाइन लगा देगा। फाइन लगाने से फायदा क्या होता है, उनके घर में पैसा आता है, ठीक है। तो ये 1908 के तहत क्या होता है, उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत शक्ति प्राप्त होती है। तीन सिद्धांतों पे वो लोग क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। एक सतत विकास, दूसरा निवारक, तीसरा प्रदूषक भुगतान। तीनों सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या आता है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनको निर्णय इस प्रकार से देना है कि वह सतत विकास की जो अवधारणा है यूएन की, यूएनडीपी की, उस पे क्या होना चाहिए, फिट बैठना चाहिए। और सतत विकास की अवधारणा यूएनडीपी की दो जगहों से स्पष्ट होती है। एक जगह क्या होता है आपका एजेंडा 21 से, और दूसरी जगह क्या होती है एसडीजी गोल से, ठीक है। एसडीजी गोल जो 17 आपके दिए हुए हैं, एक बात। दूसरी बात निवारक, कि भाई आपने क्या कहीं पे क्या हो गया, कुछ पर्यावरण संबंधी नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। आपने क्या किया, जैसे उदाहरण के लिए कि भाई रविशंकर वाले केस में बात कर लें, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग वाले में, है ना। भाई आपने क्या किया, कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम के पश्चात आपने वहां पे गंदगी फैला दी। इसका मतलब आपने पर्यावरण को कुछ क्षति पहुंचाई, क्योंकि अल्टीमेटली यमुना नदी पे कचरा जा रहा था। तो उसकी भरपाई कैसे होगी, इसके लिए उनने क्या कर दिया, प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत लगा दिया। आपको निवारक कार्रवाई करनी थी, और निवारक कार्रवाई के लिए आपको क्या दे दिएगा, प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत, कि भाई गंदगी आपने फैलाई है तो उसका समाधान भी आप करेंगे। और आपने गंदगी फैलाई, आप समाधान नहीं कर रहे हैं, तो उसका फाइन भरिए। तो वो फिर क्या कर देते हैं, सीधे फाइन लगा देते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ जो भी होता है ना। ये तीन सिद्धांतों पे काम करता है। कुछ और बातें कि भाई क्या क्या शक्तियां आती हैं। तो एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय का निष्कासन न्यायालय आदेश के रूप में करना होता है। क्यों करना होगा भाई, न्यायाधिकरण है, दीवानी शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसको मानना अति आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए कि आप न्यायपालिका के दिए गए निर्णय को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, न्यायपालिका के दिए गए निर्णय को आप नहीं मानेंगे तो अभिलेखीय न्यायालय के सिद्धांत के अनुरूप आप क्या कर रहे हैं, अभिलेखीय न्यायालय के सिद्धांत के अनुरूप आप न्यायपालिका का न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं, और न्यायपालिका की अवमानना के लिए दंड न्यायपालिका देगा, ठीक है। वो अभिलेखीय न्यायालय के सिद्धांत के तहत आता है। खैर अभी के लिए वही चीज यहां पे है कि इनके द्वारा जो भी निर्णय दिया गया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी दे सकते हैं लोग। आर्थिक दंड जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, कितने से भी लेकर के, वो भी हो सकता है। और तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए, दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। एक 6 माह वाली लाइन महत्वपूर्ण हो गई। 6 माह वाली लाइन महत्वपूर्ण क्या होती, क्योंकि मामले का निपटारा कितने दिन में होगा, 6 माह में। दूसरा कि कल को यहां से कोई XYZ फैसला आता है, कल को यहां से कोई XYZ फैसला आता है, और ये XYZ फैसला आपको पसंद नहीं आया, तो क्या करेंगे आप भाई, आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। तो अपील कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन उसके लिए क्या है, एक टाइम पीरियड है कि फैसला आने से लेकर के 90 दिन के भीतर आपको अपील करना होगा। अपील सिर्फ और सिर्फ कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट के बराबर था, और निचले अदालत में आप अपील करेंगे नहीं, तो अपील कहां होगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होगी वो 90 दिन के भीतर होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 माह याद रखना है, 90 दिन याद रखना है, 10 करोड़ याद रखना है, 3 साल मैक्सिमम, ठीक है। ये सब मैक्सिमम लिमिट्स हैं। अब पीछे हमने चर्चा की कि भाई इसके पास क्या है, कुछ शक्तियां आती हैं, और वो शक्तियां पर्यावरण संबंधी कानूनों से प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार के पर्यावरण संबंधी कानूनों की संख्या मात्र कितनी है, इन 7 संख्याओं को आपको क्या करना है, 7 कानूनों को आपको क्या करना, थोड़ा सा याद करके रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या आ जाता है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 हमारे देश में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है, CPCB,
ठीक है, हमारे देश में जो सीपीसीबी काम करता है, हमारे देश राज्यों में जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है, इन सब की स्थापना इसी अधिनियम से की जाती है। सीपीसीबी और एससीसीबी की स्थापना कहां से की जाती है? 1974 के अधिनियम से ही की जाती है। ठीक है, काम सबके लिए करते हैं, काम सबके लिए मतलब जल प्रदूषण भी खत्म करेंगे, वायु प्रदूषण खत्म करेंगे, और जितना प्रदूषण होता है, ठीक है, पब्लिक का प्रदूषण भी है, उसको भी खत्म कर लेंगे लोग। तो प्रदूषण हर तरीके का खत्म करेंगे, लेकिन स्थापित कहां से होंगे? जल वाले अधिनियम से। तो एक जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम हो गया। दूसरा क्या आता है? जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण उपकर अधिनियम 1977। उपकर अधिनियम 1977। तीसरा क्या आता है? वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथा वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 का। और आखिरी में आता है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। इन टोटल 7 अधिनियमों को आपको याद करके रखने की आवश्यकता है। ठीक, नहीं, दो चार, अच्छा हाँ ठीक है, एक छूट गया इसमें। छूट कैसे गया लेकिन ये? ठीक है, 7वां लिख लो, यहां पे 6 ही संख्या हो रही है। 7वां लिख लो, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम 2000। ठीक है, इसको भी लिख लो, यहां पे 6 ही लिखे हुए थे, यहां पे 7वां लिख लो, जैव विविधता अधिनियम 2002। टोटल 7 अधिनियमों के तहत इनको शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं कहूंगी भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या इसके अलावा कुछ और चाहिए आपको? सब तो मिल गया। क्यों? क्योंकि ये जो अधिनियम है ना, बहुत ज्यादा ओपन एंडेड है, हर कुछ इसमें शामिल है, और इसके अलावा कुछ का नहीं बचा। तो जब हमने जैव विविधता शामिल कर दिया तो अब तो और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, वन संरक्षण ऑलरेडी था पहले से, तो हर प्रकार की शक्ति आपको यहां से मिल जाती है। उपरोक्त किसी भी कानून या इन अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए निर्णय को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। मतलब कल को आपको लगता है कि इन अधिनियमों का कहीं पे कोई उल्लंघन किया जा रहा है सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तो आप सीधे उसको चुनौती देंगे। कहां पर? इन भाई साहब के दरवाजे में। ठीक है, एनजीटी वालों के दरवाजे में। आखिरी में आते हैं कहानी में। कहानी की आखिरी स्लाइड में हम आते हैं, उसमें क्या है? अधिकरण अपने आदेशानुसार क्या कर सकता है? तो अधिकरण अपने आदेशानुसार पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। भाई आप क्या करेंगे? फाइन लगाएंगे। फाइन किस पे कितना लगा रहे थे आप? प्रदूषक पे। कितना लगाएंगे? 10 करोड़ तक का पैसा आएगा। पैसा क्या करेंगे आप? अपनी जेब में लेकर घर जाएंगे? पत्नी के लिए जेवर खरीदेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे आप? जिसको समस्या हुई थी उसको आर्थिक सहायता प्रदान करें। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली या पुनर्निर्माण। भाई आपने क्या किया? पर यमुना नदी को नुकसान पहुंचा तो आप 5 लाख का क्या कर दिया? फाइन लगा दिया। यही तो क्षतिग्रस्ती होती है। क्षतिग्रस्ती का मतलब यही होता है कि बिल्डिंग ढहा दी, मतलब सिर्फ वो भी एक होता है, लेकिन इस सेंस में तो वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्डिंग ढहाने पे भी आपके पे क्या लग जाएगा? फाइन लग जाएगा। भाई बिल्डिंग ढाओगे आप, जैसे उदाहरण के लिए नोएडा में बिल्डिंग ढाई गई। अब बिल्डिंग ढाई आपने 40 मंजिला की और पूरा का पूरा मलबा नीचे गिरा। अब पूरे नोएडा में क्या छा गया? गुबार छा गया। 4 दिन का 5 दिन का नोएडा क्या हो गया? बंद हो गया। एनजीटी क्या करेगा? अगले दिन उठेगा और फाइन लगाएगा। वो इसलिए फाइन नहीं लगाएगा कि जनता को समस्या हुई, इसलिए फाइन लगाएगा कि नोएडा के बगल में दिल्ली है और दिल्ली में जज साहब को भी समस्या होगी, मतलब इसके जज साहब को, तो वो समस्या झेलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको समस्या हो इसलिए क्या कर देंगे? फाइन लगा देंगे। जनता की समस्या से क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अब अभी तक मैंने पीछे चर्चा की भाई, आज तक इसमें 3 ही क्या हुए? अध्यक्ष हुए हैं। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। कई बार ये पंटा की जगह पंथ भी लिखा आता है, वो मूल कारण क्या है इसका? ठीक है, अब ये कोई लोग पंथा बोलते हैं, कोई लोग पंथ बोलते हैं, कोई लोग पंटा बोलते हैं, वो खुद पंटा बोलते हैं। ठीक है, वो खुद क्या बोलते हैं? पंटा बोलते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? जस्टिस स्वतंत्र कुमार। और वर्तमान में जो कौन है वो है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया था। भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। इतनी बात नहीं। यहां से अगला आयोग हमारा आता है। हाँ भाई, ऑनलाइन में कोई समस्या तो नहीं? बता देना है ना। खाना पीना खा के बैठे रहना। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले भी खाना लेकर के आओ तो खाते रहना, चबा लेना है ना। वो होता था एक गांव में, क्या होता पहले गांव क्षेत्र में, जैसे हमारे दादू थे ना, दादाजी, तो सुबह सुबह चले जाते थे खेत
और फिर उनके लिए क्या करते थे हम लोग, 10 बजे बैना लेके जाते थे। बैना मतलब क्या होता है, जो छोटा नाश्ता होता है ना सुबह का, जैसे चना हो गया भुजा हुआ है ना, गुड़ हो गया, इस प्रकार की जो चीजें होती थी सब बैना कहलाता था। तो बैना लेके जाते थे, तो बैना लेकर के आए हो तो चबा लेना, ठीक है। आज की तारीख में बैना किससे रिप्लेस हो गया है, बादाम से। लोग बोलते हैं क्या करो, बादाम खाओ, बादाम खाने से क्या होता है, बुद्धि बढ़ती है। भाई चालू करते हैं, ऑनलाइन वाले परेशान मत हो जाना यार, है ना, थोड़ा सा बस केंद्रीय सतर्कता आयोग चालू करना है। तो आज की तारीख में क्या हो रहा था, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बादाम खाने से बुद्धि बढ़े चाहे ना बढ़े, क्योंकि नहीं बढ़ती है ना, तो बुद्धि बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन एक चीज जरूर होती है, बादाम खत्म हो जाता है और दूसरा घर का पैसा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। बुद्धि नहीं बढ़ती है भाई।